कभी कभी ना कुछ लोगों की जिंदगी देखकर ऐसा लगता है कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जहाँ हर दूसरे सीन में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। सही कहा। मतलब कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो एक दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पटियाला जेल में सजा काट रहा होता है और कुछ ही समय बाद पूरा देश रात के 9 बजे उसकी शायरियों पर तालियां पीट रहा होता है। हाँ, और फिर अचानक से वही व्यक्ति खुद को एक आध्यात्मिक गुरु घोषित कर देता है। जीवन के गहरे रहस्य समझाने लगता है। बिल्कुल। और अब इस कहानी में एक और नया मोड़ आ गया है। इस गहन चर्चा में आज हम एक ऐसी ही शख्सियत के सफर को डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि आज की तारीख मतलब अप्रैल 2026 में एक बहुत ही चौंकाने वाली घटना घटी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नवजोत कौर सिद्धू ने एक नई राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी लॉन्च करने का स्पष्ट संकेत दिया है। और देखिए, ये खबर अपने आप में एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना? क्योंकि अगर हम सिर्फ एक साल पीछे मुड़कर देखें तो अप्रैल 2025 में नवजोत सिंह सिद्धू ने राजनीति से पूरी तरह तौबा करने का ऐलान कर दिया था। हाँ, उन्होंने तो संन्यास का चोला पहन लिया था एक तरह से। बिल्कुल। उन्होंने दुनिया के सामने खुद को एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पेश किया, अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू किया और कहा कि अब उनका जीवन केवल आध्यात्म, शांति और सकारात्मकता के इर्द गिर्द घूमेगा। और अब देखिए, ठीक एक साल बाद पत्नी के जरिए एक नई राष्ट्रीय पार्टी की सुगबुगाहट। मतलब ये कोई सामान्य राजनीतिक घटनाक्रम तो बिल्कुल नहीं है। ये मुझे ना एक स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर अपडेट की याद दिलाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट? दिलचस्प है। कैसे? मतलब ऐसा लगता है कि जब भी उनका पुराना वर्जन क्रैश होने लगता है, चाहे वो क्रिकेट के मैदान पर हो या टीवी स्टूडियो में या फिर राजनीति में, वो तुरंत एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेते हैं, बिल्कुल एक नए अवतार के साथ। सही कहा। लेकिन दिक्कत नहीं है कि हर नए अपडेट के साथ उनके जो पुराने बग्स हैं या कहें विवाद हैं, वो डिलीट नहीं होते। वो बस कुछ समय के लिए बैकग्राउंड में छिप जाते हैं। ये बहुत ही सटीक उपमा है। मैं मानती हूँ कि सूचना और सोशल मीडिया के इस दौर में किसी सार्वजनिक व्यक्ति के इतने सारे रूपों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। इससे हम समझ पाते हैं कि कैसे ब्रांडिंग और विवाद एक दूसरे को खत्म करने के बजाय मतलब एक दूसरे को ऊर्जा देते हैं। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी पहचान बदलता है ना, तो वो अनजाने में ही समाज, मीडिया और हमारी न्याय प्रणाली की कमजोरियों को उजागर कर देता है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए इस कहानी के सबसे पहले वर्जन पर चलते हैं। ये जो वर्तमान में हम आक्रामक और अप्रत्याशित बदलाव देख रहे हैं ना, इनकी जड़ें उनके शुरुआती क्रिकेट करियर में बहुत गहराई तक धंसी हुई हैं। हाँ, और इसके लिए हमें 1983 में जाना होगा। जी, जब वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने अपना टेस्ट डेब्यू किया था। शुरुआत बहुत ही कह सकते हैं निराशाजनक रही थी। उस समय एक जाने माने खेल पत्रकार ने उनके धीमे खेल पर तंज कसते हुए उन्हें अंग्रेजी में स्ट्रोकलेस वंडर कह दिया था। स्ट्रोकलेस वंडर मतलब एक ऐसा खिलाड़ी जो कोई शॉट ही नहीं खेल सकता। हाँ, और मजे की बात देखिए, यही वो आलोचना थी जिसने उनके पूरे करियर का डीएनए ही बदल दिया। अच्छा? बिल्कुल। उस तंज ने उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा नहीं, बल्कि उनके अंदर के विद्रोही को जगा दिया। जब उन्होंने 1987 के विश्व कप में वापसी की तो उनका खेल पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने लगातार 4 अर्धशतक जड़कर पूरी क्रिकेट बिरादरी को सन्न कर दिया था। अरे वाह! हाँ, ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये उस पत्रकार को और पूरी दुनिया को एक आक्रामक जवाब था। मेरा मानना है कि ये उनके सार्वजनिक जीवन का पहला पुनर्निर्माण था, या आपके शब्दों में कहें तो पहला सॉफ्टवेयर अपडेट। और आंकड़े भी इस बदलाव की गवाही देते हैं। 1994 में वनडे क्रिकेट में 884 रन ठोकना और एक ही साल में 5 से ज्यादा शतक लगाने वाला पहला भारतीय बनना, ये कोई मामूली उपलब्धि नहीं थी। बिल्कुल नहीं। और फिर 1997 में वेस्टइंडीज की उसी खतरनाक पिच पर 201 रन की वो मैराथन पारी। लेकिन जिस तरह से उनकी बैटिंग में आक्रामकता आ रही थी ना, उसी तरह उनके बर्ताव में एक अजीब सी जिद भी पनप रही थी। आप 1996 के इंग्लैंड दौरे की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो दौरा शायद ही कोई क्रिकेट फैन भूला हो। एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे के बीच में से ही अपना बोरिया बिस्तर बांधकर वापस लौट आना, और कारण क्या बताया गया? तत्कालीन कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के साथ विवाद। कहा गया कि अजहर की हैदराबादी बोली को उन्होंने अपने लिए गाली समझ लिया था। लेकिन यहां मुझे एक बात खटकती है। क्या अजहर के साथ हुआ वो झगड़ा सच में सिर्फ एक भाषाई गलतफहमी का नतीजा था, या फिर ये एक बहुत बड़े खिलाड़ी
कि मतलब एक अति विशाल ईगो और समझौता न करने वाले स्वभाव का पहला सार्वजनिक विस्फोट था। क्योंकि यही पैटर्न हम आगे चलकर उनकी राजनीति में भी देखते हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम उस घटना की परतों को उधेड़ें तो ये महज किसी शब्द या गाली का मुद्दा नहीं हो सकता। वही तो। ये उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को बेनकाब करता है जहां आत्मसम्मान और अपनी शर्तें किसी भी राष्ट्रीय कर्तव्य से बड़ी हो जाती हैं। देखिए, एक खिलाड़ी के लिए देश का प्रतिनिधित्व करना सर्वोच्च होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर उन्हें लगेगा कि उनके सम्मान को ठेस पहुंची है तो वे किसी भी मंच को रातों रात लात मार सकते हैं। ये ईगो भी हो सकता है और उसूल भी। लेकिन इसने एक बात तय कर दी कि वे कभी भी एक सहज टीम प्लेयर नहीं बन सकते थे। और ये टीम प्लेयर ना होने वाली बात उनके अगले अवतार में और भी खुलकर सामने आती है। 1999 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अब एक खिलाड़ी के लिए वो खालीपन बहुत डरावना होता है जब स्टेडियम की भीड़ का शोर अचानक शांत हो जाता है। सही कहा। लेकिन उन्होंने इस खालीपन को अपनी जुबान से भर दिया। 2001 में श्रीलंका दौरे से उन्होंने कमेंट्री की दुनिया में कदम रखा और वहीं से जन्म हुआ सिद्धुइज्म का। ओह हाँ, सिद्धुइज्म। वो अजीबो-गरीब शायरियां, वो मुहावरे, मतलब ये एक अलग ही तरह का मनोरंजन था। बिल्कुल। और यहाँ ये समझना जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ कमेंट्री नहीं की, उन्होंने भाषा के व्याकरण को तोड़कर अपना खुद का एक नया व्याकरण बना लिया। टीवी के पर्दे ने उन्हें वो दिया जो शायद क्रिकेट का मैदान भी पूरी तरह नहीं दे पाया था। मतलब हर घर के ड्राइंग रूम में एंट्री। हाँ, बेरोक-टोक एंट्री। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज से लेके कॉमेडी नाइट्स विद कपिल तक उन्होंने खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में स्थापित किया जिसकी हंसी ही उसकी पहचान बन गई। लेकिन मुझे लगता है टीवी ने उन्हें सिर्फ पैसा या शोहरत नहीं दी, टीवी ने उन्हें एक टेफ्लॉन कोटिंग दे दी। टेफ्लॉन कोटिंग मतलब एक ऐसा सुरक्षा कवच जहां दर्शक उनकी बेसिर पैर की बातों को और यहां तक कि उनकी गलतियों को भी एक चुटकुले की तरह माफ करने लगे। और इसी शोहरत का सीधा फायदा उन्हें राजनीति में मिला। सही कहा। लेकिन ये टेफ्लॉन कोटिंग तब पिघलने लगी जब टीवी का ये अनौपचारिक माहौल राजनीति की कठोर वास्तविकता से टकराया। और वो टकराव बहुत भयानक था। 2019 में पुलवामा में जो दर्दनाक आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कैमरे के सामने सवाल उठाया कि क्या कुछ लोगों की गलती के लिए पूरे देश को यानी पाकिस्तान को दोषी ठहराया जा सकता है। ये बयान एक ऐसे समय में आया था जब पूरा देश गुस्से में उबल रहा था। बिल्कुल। परिणाम ये हुआ कि भारी विरोध के चलते उन्हें उस कॉमेडी शो से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी कुर्सी अर्चना पूरन सिंह को दे दी गई। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या एक टीवी सेलिब्रिटी होने के नाते उन्हें लगा था कि वो कुछ भी कहकर बच निकलेंगे? देखिए, यही टीवी की वो दो धारी तलवार है जिसका शिकार वे हुए। टीवी पर एक कॉमेडी शो के जज के रूप में आपको बेबाक, मुखर और अक्सर बिना सोचे समझे बोलना होता है। हाँ, वहां तो सहजता बिकती है। बिल्कुल। लेकिन राजनीति और कूटनीति में हर शब्द का वजन होता है। वे ये भूल गए कि जब वे पुलवामा पर बोल रहे थे तो देश उन्हें सिर्फ एक लाफ्टर जज के रूप में नहीं बल्कि एक राजनीता के रूप में भी सुन रहा था। वे इन दो अलग अलग दुनियाओं के बीच कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींच पाए। और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खुद भी सच को स्वीकारा। हाँ। पूरे 5 साल बाद नवंबर 2024 में जब वे उसी शो में एक मेहमान के तौर पर वापस आए तो उन्होंने खुले मंच पर माना कि 2019 में शो से उनकी विदाई के पीछे विशुद्ध रूप से राजनीतिक कारण थे। खैर, जब राजनीति की बात इतनी गहरी हो ही गई है तो चलिए राजनीति के उस दांव पेच को समझते हैं जहां उन्होंने टीवी की लोकप्रियता को वोटों में बदलने की कोशिश की। राजनीति में उनकी एंट्री उनके क्रिकेट के ओपनिंग स्पेल से बिल्कुल अलग नहीं थी, बेहद आक्रामक। 2004 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा और अमृतसर से अपनी राजनीतिक पारी शुरू की। हाँ, टीवी की लोकप्रियता ने उन्हें चुनाव दर चुनाव जिताए। लेकिन जैसा कि हमने पहले चर्चा की, वो टीम प्लेयर नहीं है। 2016 आते आते उन्होंने भाजपा और राज्यसभा दोनों को अलविदा कह दिया। उसके बाद तो मतलब राजनीतिक पार्टियां बदलने की जैसे कोई प्रतियोगिता ही शुरू हो गई। पहले अपना खुद का आवाज़-ए-पंजाब नाम का एक फ्रंट बनाया, फिर 2017 में कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। वहां वे पंजाब के कैबिनेट मंत्री बने। लेकिन फिर वही पुरानी आदत, अपने ही कप्तान से बगावत। तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनका टकराव इतना खुला और कड़वा था कि 2019 में उन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। और हद तो तब हो गई जब 2021 में उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के पद से भी इस्तीफे की पेशकश कर दी। बिल्कुल।
अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो ये सत्ता के खिलाफ एक निरंतर विद्रोह लगता है। वे सत्ता में रहना भी चाहते हैं, लेकिन सत्ता के अनुशासन को मानना नहीं चाहते। मैं इसे फिर से क्रिकेट की भाषा में कहूंगा, ये ऐसा है जैसे क्रिकेट की पिच का सारा एग्रेशन सीधे पंजाब विधानसभा और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आ गया हो। सही बात है। उनके पास कूटनीति का कोई डिफेंसिव शॉट मौजूद ही नहीं है। हर गेंद पर, चाहे वो कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो, सिर्फ छक्का मारने की जिद। और ये जिद सबसे भारी पड़ी करतारपुर विवाद में। करतारपुर विवाद उनके राजनीतिक सफर का सबसे जटिल अध्याय है। 2018 में जब उनके पुराने क्रिकेट प्रतिद्वंद हुई और दोस्त इमरान खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने, तो वे उनके शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पाकिस्तान गए। हाँ, और वहां जो हुआ उसने भारत में भूचाल ला दिया। बिल्कुल। उन्होंने पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल बाजवा को सरेआम गले लगा लिया। एक तरफ सीमा पर तनाव और दूसरी तरफ एक भारतीय राजनेता पाकिस्तानी आर्मी चीफ को गले लगा रहा था। इसे कूटनीतिक मर्यादा का भयानक उल्लंघन माना गया था भारत में। हाँ, और इसके बाद 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक पर भी उनके बयानों ने विवादों को और हवा दी। लेकिन रुकिए, इस कूटनीतिक बवाल का एक दूसरा पहलू भी है जो काफी हैरान करने वाला है। वो क्या? 2021 में पाकिस्तान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का आधिकारिक श्रेय इमरान खान और नवजोत सिंह सिद्धू को दिया। ये एक अजीब स्थिति थी। क्या यहाँ ऐसा नहीं लगता कि एक विदेशी सरकार ने कूटनीतिक चैनलों को दरकिनार करते हुए एक सेलिब्रिटी का इस्तेमाल अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया? मैं मानती हूँ कि ये सेलिब्रिटी डिप्लोमेसी का एक बहुत ही सटीक और खतरनाक उदाहरण है। पाकिस्तान जानता था कि वो एक ऐसा नाम है जो मीडिया का ध्यान खींच सकते हैं। जहां वे जाते हैं वहां कैमरे अपने आप मुड़ जाते हैं। बिल्कुल। उनके लिए ये शायद एक व्यक्तिगत जीत या शांति का प्रयास रहा होगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में ऐसे कदमों को अक्सर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वे अपने ही देश में विलन बन गए, जबकि पड़ोसी देश की वेबसाइट उन्हें हीरो बता रही थी। और इन राजनीतिक और कूटनीतिक तूफानों के बीच उनके अतीत का एक ऐसा साया था जो पिछले 34 सालों से उनका पीछा कर रहा था। ये कहानी का वो मोड़ है जहां सेलिब्रिटी स्टेटस की सीधी टक्कर कानून और न्याय की तराजू से होती है। हाँ, 1988 का रोड रेज मामला। जी, 27 दिसंबर 1988 पटियाला में सड़क पर गाड़ी आगे निकालने यानी राइट ऑफ वे को लेकर एक आम सा लगने वाला झगड़ा हुआ था। लेकिन इस विवाद का अंत 65 वर्षीय गुरनाम सिंह की मौत के साथ हुआ। देखिए, ये मामला भारतीय न्याय प्रणाली की कार्यप्रणाली को समझने के लिए एक बहुत बड़ी केस स्टडी है। एक ही मामले में अदालत का नजरिया समय के साथ कैसे बदलता है, ये देखने लायक है। शुरुआत में निचली अदालत ने सबूतों के अभाव या संदेह का लाभ देते हुए उन्हें बरी कर दिया। फिर 2006 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला पलटते हुए उन्हें दोषी माना और 3 साल की सजा सुनाई। और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। बिल्कुल। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गैर इरादतन हत्या के गंभीर आरोप से मुक्त कर दिया और महज 1000 रुपए का जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। उस समय ऐसा लगा जैसे उन्होंने अपने अतीत के सबसे बड़े जिन को हमेशा के लिए बोतल में बंद कर दिया है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मई 2022 में लीगल न्यूज पोर्टल लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले का रिव्यू किया और सजा को महज जुर्माने से बढ़ाकर 1 साल के सश्रम कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट में तब्दील कर दिया। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है, जब 2018 में उन्हें लगभग ये मानकर बरी कर दिया गया था कि किसी हथियार का इस्तेमाल नहीं हुआ था, तो 2022 में अदालत का नजरिया एकदम से कैसे बदल गया? हाँ। क्या ये सिर्फ जजों की बेंच बदलने का नतीजा था, या हमारी न्याय प्रणाली में पीड़ितों के अधिकारों को लेकर कोई गहरी संवेदनशीलता आ रही थी? इस फैसले के पीछे का कानूनी तर्क बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। मैं आपको समझाती हूँ। 2022 के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने 2 बड़े कानूनी सिद्धांतों पर बहुत जोर दिया। अच्छा, कौन से? पहला था प्रोपोर्शनैलिटी यानी समानुपातिकता का सिद्धांत, और दूसरा था विक्टिमोलॉजी यानी पीड़ित शास्त्र। अदालत ने तर्क दिया कि इस मामले को एक आम झगड़े की तरह नहीं देखा जा सकता। जब एक 25 साल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एथलीट, जिसके शरीर में जबरदस्त ताकत है, वो किसी 65 साल के बुजुर्ग पर मुक्के से प्रहार करता है जो उम्र और शारीरिक क्षमता में उससे कहीं कमजोर है, तो उसे उस प्रहार की भयावहता का अंदाजा होना चाहिए। अदालत ये कह रही थी कि
आपकी शारीरिक क्षमता, आपकी फिटनेस ही आपके खिलाफ एक सबूत बन गई। बिल्कुल, अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे असंतुलित मुकाबलों में एक फिट एथलीट का हाथ या मुक्का भी किसी हथियार से कम नहीं होता। अरे वाह, ये बहुत ही तार्किक नजरिया है। है ना? और रही बात 34 साल बीत जाने की, तो कोर्ट ने एक बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि महज इसलिए कि घटना को 3 दशक से ज्यादा हो गए हैं, सजा को कम नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो आम जनता का न्याय प्रणाली से विश्वास उठ जाएगा। न्याय केवल किताबों में नहीं होना चाहिए, वो पीड़ित के परिवार और समाज को होता हुआ दिखना भी चाहिए। ये सच में एक बहुत शक्तिशाली नजरिया था और इसी फैसले ने उन्हें पटियाला जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। उन्हें वहां 10 महीने बिताने पड़े। और मतलब इस कहानी में एक फिल्मी ट्विस्ट ये भी था कि उसी जेल में उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बिक्रम सिंह मजीठिया भी बंद थे। हाँ, ये काफी विडंबनापूर्ण था। मतलब ये सोचना भी अजीब लगता है कि जो लोग विधानसभा में एक दूसरे पर दहाड़ते थे वे एक ही जेल के कैदी बन गए। जेल का वो समय उनके जीवन में एक बहुत बड़ा पॉज बटन था। 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार और उसके तुरंत बाद जेल की सजा, ये किसी भी इंसान के अहंकार और उसकी राजनीतिक पूंजी को मटियामेट करने के लिए काफी है। बिल्कुल। 1 अप्रैल 2023 को जब वे जेल से बाहर आए तो उनके सामने सबसे बड़ा संकट था खुद को फिर से प्रासंगिक बनाने का। और यहीं से शुरू होता है उनका सबसे ताजा अवतार, एक आध्यात्मिक गुरु का अवतार। अप्रैल 2025 में उन्होंने अचानक घोषणा कर दी कि वे राजनीति छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपना नया YouTube चैनल लॉन्च किया और कहा कि अब उनका जीवन बाबा नानक की शिक्षाओं पर चलेगा। उनका नया मंत्र था, पूरी दुनिया मेरा परिवार है। हाँ, ये एक ऐसा कदम था जिसने सबको चौंका दिया। क्या ये जेल के एकांत का असर था या अपनी खोई हुई साख वापस पाने की एक सोची समझी PR रणनीति? ये कहना तो मुश्किल है कि इसके पीछे की असली मंशा क्या थी, लेकिन जो चीज नहीं बदली वो थी विवादों को अपनी ओर खींचने की उनकी क्षमता। वो कैसे? अध्यात्म और स्वास्थ्य का प्रचार करते हुए उन्होंने एक ऐसा दावा कर दिया जिसने पूरे मेडिकल जगत में हड़कंप मचा दिया। उन्होंने सार्वजनिक मंच से ये घोषित किया कि उनकी पत्नी का जो स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर था, जिसे लाइलाज बताया गया था, वो केवल हल्दी और नीम के सेवन और डेयरी उत्पाद छोड़ने से ठीक हो गया। ये दावा सिर्फ विवादित नहीं था, ये बेहद खतरनाक था। बिल्कुल। देश भर के कैंसर विशेषज्ञों और ऑन्कोलॉजिस्ट्स ने इस बयान की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे भ्रामक दावों से उन आम और मासूम मरीजों की जान जा सकती है जो एक सेलिब्रिटी की बात में आकर अपनी कीमोथेरेपी या असली मेडिकल ट्रीटमेंट छोड़कर इन घरेलू नुस्खों पर भरोसा कर बैठें। सही बात है। मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि खुद को शांत और आध्यात्मिक बताने के बावजूद उनके बयानों में वो पुराना मतलब गैर जिम्मेदाराना रवैया साफ छलकता है। देखिए, यही वो जटिलता है जो उनके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। उन्हें हमेशा एक ऑडियंस, एक दर्शक वर्ग की जरूरत होती है, चाहे वो क्रिकेट स्टेडियम की भीड़ हो, टीवी के दर्शक हो, राजनीतिक रैलियों की जनता हो या फिर YouTube चैनल के सब्सक्राइबर्स। वे शांति और सार्वभौमिक भाईचारे की बात कर सकते हैं, लेकिन उनका तरीका हमेशा शोर शराबे वाला और सनसनीखेज ही रहता है। और इसी सनसनी के साथ हम वापस लौटते हैं आज के दिन पर। हाँ, 1 साल तक हल्दी, नीम और अध्यात्म का ज्ञान बांटने के बाद अचानक आज उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर भारतीय राष्ट्रीय पार्टी का पोस्टर जारी कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस पार्टी का लक्ष्य पंजाब के स्वर्ण राज्य के गौरव को वापस लाना है। तो क्या ये मान लिया जाए कि वो संन्यास महज एक छोटा सा ब्रेक था? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक धागे में पिरोएं, तो ये साफ दिखता है कि सत्ता का आकर्षण इतनी आसानी से किसी को नहीं छोड़ता। ये एक बहुत ही चतुर रणनीति भी हो सकती है। जब मुख्य धारा की राजनीति में आपके लिए दरवाजे बंद होने लगे, तो आध्यात्म का मुखौटा आप पहनकर जनता की सहानुभूति बटोरना और फिर एक नई ऊर्जा और नए मोर्चे के साथ वापस लौटना, ये उनके उस पुराने सॉफ्टवेयर अपडेट की तरह ही है जिसकी बात आपने शुरुआत में की थी। बिल्कुल। इस पूरी लंबी और घुमावदार चर्चा को अगर समेटना हो तो ये सफर इस बात का जीता जागता सबूत है कि एक इंसान की क्षमताएं और उसकी ढीठपन दोनों असीमित हो सकते हैं। एक ही जीवन में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलना, एक मशहूर एंटरटेनर बनना, कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर बैठना, जेल की सलाखों के पीछे जाना, मोटिवेशनल स्पीकर बनना और अब एक नई राष्ट्रीय पार्टी के पीछे का दिमाग होना। सच में ये कोई आम बात नहीं है। नहीं है,
लेकिन इस पूरी यात्रा में जो चीज हमेशा उनके साथ साए की तरह चिपकी रही है वो है विवाद, और हर बार राख से उठकर खुद का पुनर्निर्माण करने की कला। मैं मानती हूँ, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के जीवटता की नहीं है। ये हमारे समय का एक दस्तावेज है। ये दिखाता है कि कैसे प्रसिद्धि, हमारी न्याय प्रणाली और हमारी राजनीति एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं। ये हमें ये देखने पर मजबूर करता है कि हम अपने रोल मॉडल्स को किस नजरिए से देखते हैं और उन्हें कितनी छूट देते हैं। और इसी विचार के साथ मैं इस गहन चर्चा को एक अंतिम सवाल के साथ समाप्त करना चाहूंगा। एक ऐसा सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए। बिल्कुल। जब एक सार्वजनिक व्यक्ति अपने अतीत की गंभीर कानूनी सजाओं, बेतुके और खतरनाक दावों और भारी राजनीतिक विफलताओं के बावजूद बार बार खुद को एक नए अवतार में पेश करने में सफल हो जाता है और हम उसे स्वीकार भी कर लेते हैं, तो क्या ये विशुद्ध रूप से उस व्यक्ति की अनुकूलन क्षमता और कभी हार न मानने की प्रेरणादायक निशानी है? या फिर ये इस बात का एक परेशान करने वाला सबूत है कि हमारे आधुनिक समाज में सेलिब्रिटी स्टेटस किसी भी इंसान को किसी भी बड़े पतन के बाद जनता की याददाश्त को मिटाकर फिर से हीरो बनने की पूरी छूट दे देता है? क्या हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं? विचार कीजिएगा।